26 तारीख से हमारा 3 दिन का धरना शुरू होगा। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक धरना हम करेंगे, कलकत्ता में करेंगे। हम परमिशन के लिए दिए हैं। 3 दिन का धरना चलेगा। क्यों शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है? नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुबह के 9 बज रहे। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे किस तरह संदेश खाली तरस रहा है इंसाफ के लिए, लेकिन अब बारी है कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसकी टीम पहुंची है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, संदेश खाली मामले में जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची है। संदेश खाली पीड़ितों से मुलाकात करेगी ये टीम, हालात का मुआयना करेगी ये टीम। एसटी कमीशन के उपाध्यक्ष अनंत नायक के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई जो पहुंची है और वही इस बात का मुआयना करेगी, तमाम पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात भी करेगी। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि बस कुछ ही देर में एसटी कमीशन की टीम संदेश खाली पहुंचने वाली है और इस टीम का नेतृत्व एसटी कमीशन के उपाध्यक्ष अनंत नायक खुद कर रहे हैं। इसमें आयोग के डायरेक्टर मिरांडा इंगुधम, डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार दुबे और विभूति भूषण बिस्वाल भी शामिल हैं। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने संदेश खाली का दौरा किया और मानवाधिकार आयोग की टीम भी संदेश खाली का दौरे पर जाएगी, जो जानकारी सामने आ रही है। तो अब बस कुछ ही देर के बाद जो अनुसूचित आयोग की टीम है वो अब पहुंचने वाली है संदेश खाली, और खुद जो उपाध्यक्ष है उनके नेतृत्व में जो टीम है वो पहुंचेगी और तमाम जो पीड़ित महिलाएं हैं जिनकी तरफ से आरोप लगाए गए उनसे बात की जाएगी, मुलाकात होगी। जी हाँ, रवि दत्ता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त, संवाददाता। रवि, कब तक पहुंचेगी एसटी आयोग की टीम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, रास्ता 2 घंटा है तो करीब 11 बजे तक वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। काफ़ी सुबह वो निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये केंद्रीय जो टीम्स है, कमीशन से, वो आ रहा है। अभी जो फिलहाल खबर मिली है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक टीम भी संदेश खाली पहुँचेंगे। बस उनका जो शेड्यूल है वो आना बाकी है। तो वहाँ पे जो ST/SC ट्राइब है उनके साथ बातचीत करना, उनका क्या असुविधा है, क्या वहाँ पे हुआ था, कैसे उन पे ज़मीन हड़पे गई थी और वो ज़मीन का क्या हुआ, ये पूरा चीज़ का मुआयना वहाँ पे होगा। सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल की DG राजीव कुमार वहाँ पे कल रात से बैठे हुए हैं। संदेश खाली जो पुलिस स्टेशन है उसको पूरा खाली कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस मूवमेंट इतना बढ़ गया है, ये अनुमान लगाया जा रहा है हो सकता है कि आज या कल के अंदर शेख शाहजहां पे कोई अपडेट आ जाए। अगर ऐसी आते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार इसका श्रेय लेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि शेख शाहजहां के जो कार्रवाई है पश्चिम बंगाल सरकार ने वो किया है। लेकिन DG का वहाँ पे बैठे रहना, कल रात में वहाँ पे बैठे रहना और आज सुबह वहाँ पे जाना, अलग अलग जो आइलैंड्स है वहाँ पे घूमना, इस पे कोई संकेत तो ये जरूर दे रहा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है और आयोग की टीम भी जा रही है। रवि, आपके पास आएंगे, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। कुछ ही देर में पहुंचने वाली है टीम एसटी आयोग की और ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि इस मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं। और एक और बड़ी बात यह कि संदेश खाली की घटना पर बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्री तक जारी कर दी है। डॉक्यूमेंट्री के जरिए संदेश खाली की घटना को लोगों तक पहुंचाएगी बीजेपी। द संदेश खाली सॉक द बिग रिवील शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। ये देख रहे हैं आप, संदेश खाली को शॉकर बताया गया है, द संदेश खाली शॉकर, और इसी पर ये डॉक्यूमेंट्री। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। 26 तारीख से हमारा 3 दिन का धरना शुरू होगा। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक धरना हम करेंगे, कलकत्ता में करेंगे। हम परमिशन के लिए दिए हैं। 3 दिन का धरना चलेगा। क्यों शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है? और आप क्या किया है ममता बनर्जी? आप मुस्लिम महिला और बच्चे लोग को बोगटुई में जलाया है, जिंदा जलाया है। आपका पुलिस बाहर खड़े होकर मजा लूट रहे थे और वो मुस्लिम हमारे बहन, हमारे बच्चे लोग जलता गया। सेम रिपीट हुआ जयनगर में। तो आप कोशिश मत कीजिए संदेश खाली का जो इशू हुआ है इसको डाइवर्ट करने, हम लोग नहीं करने देंगे।
और चलिए रविशंकर दत्ता से बात करते हैं। रविशंकर, जब से ये पूरा मामला सामने आया है तभी से बीजेपी का काफी एग्रेसिव अप्रोच संदेश खाली मामले को लेकर है और अब आज संदेश खाली शौकर नाम से डॉक्यूमेंट्री को जारी किया जाएगा। क्या तैयारी है इसके जरिए बीजेपी की? देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री बीजेपी के उन फुटेजेस है जो कि बीजेपी के समर्थक है या तो फिर आम लोग हैं, वहाँ पे जो अलग अलग वहाँ पे कहानियाँ आ रहा है कि किन के ऊपर कैसे अत्याचार हुआ है, कैसे शिबू हाजरा, शेख शाहजहां, बाकी के लोग कैसे ये पूरा चीज़ को अंजाम दिए थे, उसके बारे में बातचीत लगातार वहाँ पे होगी। और ये डॉक्यूमेंट्री में वो फुटेज दिखाए जाएंगे जहाँ पे जैसे कि संदेश खाली एक 15 आइलैंड्स का एक पूरा ग्रुप है, वहाँ पे 2-3 आइलैंड्स तक ही हम लोग पहुँच पाए। बाकी का आइलैंड्स में क्या है, वहाँ पे मोबाइल में फुटेज मंगवा के उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करके बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ी बात करुणा यहाँ पे वो नहीं है, बड़ी बात है यहाँ पे शेख शाहजहां। अगर 2011 में आपको याद होगा, ममता बनर्जी जब किशन जी, माओवादी लीडर किशन जी से टैकल कर रहे थे उनका गवर्नमेंट, वहाँ पे माओवादी जो ऑपरेशंस चल रहे थे झारग्राम लालगढ़ में, कैसे उनको टैकल किया गया था, कैसे उनको ख़त्म किया गया था, ये हम सब जानते हैं। आखिरकार माओवादी लीडर किशन जी का लाश मिला था। क्या संदेश खाली में ऐसा कुछ होने जा रहा है, ये लेकिन बड़ा सवाल उठ जा रहा है। लेकिन क्योंकि डीजी का वहाँ पे बैठे रहना है ऐसे करके, ये कोई आम सी बात नहीं है। सिर्फ अरेस्ट दिखाने के लिए डीजी पहुँच जाएंगे, रवि, ऐसा बड़ी बात हो ये नहीं कि सकता। इसी लेकिन फिर भी हम लोग बस कैसे लगा द बिग रिवील, यानी ये वो बड़ा खुलासा जो संदेश खाली का सच लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों तक पहुंचाए कि बीजेपी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए। और रवि, आपके पास आएंगे, वो डॉक्यूमेंट्री अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि बीजेपी की ओर से जारी हुई है। इसमें संदेश खाली का सच बताने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्री की वो क्लिपिंग्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। संदेश खाली में क्या हुआ, वहां पर जो महिलाएं हैं जो खुलकर सामने आई, जिन्होंने शेख शाहजहां और उसके जो समर्थक हैं उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, इन सब को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उत्तम सरदार और जो शिबू हाजरा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी बड़ा सवाल है कि शेख शाहजहां कहां पर छुपा हुआ, अभी तक क्यों उसको पश्चिम बंगाल की पुलिस तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इसी को लेकर वहां पर जो पीड़ित महिलाएं, उनके दर्द को लेकर, उनके दुख को लेकर, और कैसे वहां पर जमीन को कब्जाया गया, महिलाओं के साथ क्या हुआ, इन सब पर डॉक्यूमेंट्री में बाकायदा जो संदेश है वो दिया गया है, ये सब कुछ समझाया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, संदेश खाली पर बंगाल के डीजीपी का बड़ा बयान, कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पीड़ितों के आरोप पर एक्शन होगा, यह बंगाल के डीजीपी ने साफ कहा। जिन्होंने जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है, उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे, जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे, और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। तो डीजीपी को आपने सुना और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीड़ितों से बातचीत हो रही है, उन्हीं के आरोप पर आगे कार्रवाई होगी। और संदेश खाली केस में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। सुनिए क्या कह रही है बीजेपी। लगातार आंदोलन करते रहेंगे। 26 तारीख से हमारा 3 दिन का धरना शुरू होगा। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक धरना हम करेंगे, कलकत्ता में करेंगे, हम परमिशन के लिए दिए हैं। 3 दिन का धरना चलेगा। क्यों शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है। और आप क्या किया है ममता बनर्जी, आप मुस्लिम महिला और चलिए अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की एक और बड़ी खबर का। शेर शेरनी के नाम मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। शेर शेरनी के अकबर और सीता नाम का विरोध बहुत तेज हो गया है। वीएचपी ने हाईकोर्ट का रुख किया, यहां पर याचिका दायर की। शेरनी का नाम सीता रखने से ठेस पहुंची है, यह वीएचपी की तरफ से कहा गया है। तो यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ये एक और ये मामला है और आज इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वीएचपी ने
पूरे मामले पर रुख किया था अदालत का, और आज अदालत का क्या रुख सामने आता देखना होगा। दरअसल शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने पर वीएचपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने पर विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद की बंगाल इकाई ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। इसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई गई विरोध स्वरूप, और 16 फरवरी को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता की मांग है कि शेर शेरनी का नाम बदला जाए। क्यों रखा गया है शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता? तो शेरनी का नाम सीता पर विवाद हो गया है और आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई है। यह पूरा मामला क्या है ये हमने आपको बताया, और इस पर और भी डिटेल्स आप देखिए। बंगाल के एनिमल पार्क में शेरनी का नाम सीता रखा गया, एनिमल पार्क में शेर का नाम रखा गया है अकबर। वीएचपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। वीएचपी ने दायर की है इस पूरे मामले पर याचिका। कोलकाता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में याचिका दायर की गई है। शेरनी का नाम सीता रखने का विरोध किया गया है। शेरनी के नाम के विवाद पर आज सुनवाई होगी। वीएचपी ने शेरनी का नाम सीता हटाने की अपील की है। देवता के नाम पर जानवर का नाम रखने पर ठेस पहुंची है, इसका विरोध किया गया। राज्य सरकार आज कोर्ट में दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट, और इसके बाद हाईकोर्ट इस केस में आगे विचार करेगी। हाईकोर्ट का क्या रुख होता है उस पर सबकी नजर होगी। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रविशंकर, सबसे पहले इस पूरे खबर पर हमने ये जानकारी दी थी कि कैसे मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीएचपी ने इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज की थी। आज सबकी नजर किस तरह से हाईकोर्ट के रुख पर रहने वाली है, बताइए। देखिए, कल जब हाईकोर्ट में इसके बारे में बातचीत हो रहा था, सवाल जवाब हो रहे थे, तो ऑनरेबल जस्टिस ने ये पूछा कि अगर जो शेर की बात किया जा रहा है सीता रखते हैं तो वो धर्म की बात वहाँ पे ला रहा है कि वो आराध्य देवता है, तो उसके नाम पे क्यों ऐसा रखा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जज ने पूछा, जब शेर माँ दुर्गा के पैरों तले वहाँ पे रहते हैं तो उसमें आपत्ति नहीं होता, एक नाम पे क्यों ऐसा आपत्ति आ रहा है? लेकिन वीएचपी ने फिर से कहा नहीं, जो उनके आराध्य देवता है, जो श्री राम के पत्नी है, उनके नाम पे अगर कोई शेर का नाम रखा जाता है तो ये धर्म में जो विश्वास रखने वाले हैं उनके मन में ठेस पहुँचने वाली बात है, तो नाम चेंज किया जाए। और इसके चलते आज फिर से उसका सुनवाई है, और सुनवाई होने के बाद, सवाल जवाब होने के बाद नाम चेंज होगा या फिर क्या रहेगा, या तो फिर उच्च अदालत में जाना पड़ेगा। मामला अदालत के समक्ष है रवि, और अब देखना होगा कि अदालत की कार्यवाही किस तरह से आगे बढ़ती है इस मामले को लेकर। शुक्रिया आपका रविशंकर दत्ता ये जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने 2 दिनों तक दिल्ली कूच पर विराम लगा दिया है। आज किसान संगठनों के बीच बैठक होगी, उसमें फिर ये तय होगा कि आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी। एमएसपी गारंटी की मांग पर अड़े किसान पिछले 10 दिनों से शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली कूच करने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच का प्लान टाल दिया है, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जस के तस बैठे रहेंगे। दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। सरकार बातचीत के जरिए किसानों के मसले का हल निकालना चाहती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम बातचीत के लिए आज भी तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें। और वहीं किसान आंदोलन से आम जनता काफी परेशान है। 3 राज्यों में आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। पूरी खबर आप देखिए। किसान बॉर्डर पर डटे हैं। 10 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मांगे मनवाने के लिए 3 राज्यों की सीमाएं सील की गई है। दिल्ली कूच करने की जिद में किसानों ने कल पूरा बवाल मचाया। कंटीले तार, कंक्रीट की बैरिकेडिंग के साथ शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा दीवार को ढाने के लिए किसानों ने खूब कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए नाकाम कर दिया। जेसीबी और पोकलेन मशीनों के जरिए बॉर्डर पार करने की कोशिश की।
किसान आंदोलन से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा देने वाले छात्रों से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों और कारोबारियों को काफी परेशानी हो रही है। कारोबारियों को डर है कि अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो उनकी आगे दुकानें बंद करने का संकट मंडरा सकता है। किसान आंदोलन के चलते पंजाब को हर दिन करीब 875 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पंजाब में 1600 से ज्यादा ट्रकों की आवाजाही घट गई है। दिल्ली को हर दिन करीब 300 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो रहा है। दिल्ली में एंट्री के लिए ट्रकों का रूट करीब 600 किलोमीटर बढ़ गया है। और किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आगामी सीजन के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट में कई और फैसलों पर भी मुहर लगी है। एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों पर बड़ा फैसला लिया गया। आने वाले सीजन यानी 1 अक्टूबर 2024 से 20 सितंबर 2025 तक गन्ने का एफआरपी 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले सीजन की तुलना में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी मोदी सरकार द्वारा की गई सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा किसानों से जुड़े राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत एक उप योजना को लेकर अहम फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे में पीएम मोदी गुजरात को 48,000 करोड़ की सौगात देंगे। 2 दिन के बाद पीएम एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर जाएंगे। 25 फरवरी को पीएम सौराष्ट्र में एम्स का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गुजरात पहुंच रहे पीएम मोदी आज अहमदाबाद में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस समारोह में 1.25 लाख से ज्यादा किसान हिस्सा ले रहे हैं। अमूल डेयरी आज दुनिया की सबसे बड़ी दूध उत्पादन संस्था है। इससे 36 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं। इसके अलावा पीएम मेहसाणा और नवसारी में होने वाले कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। गुजरात दौरे में पीएम मोदी 48,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे, जिसमें सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति, पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी मेहसाणा में भारत नेट के दूसरे चरण के साथ गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे 8,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, जबकि नवसारी में पीएम वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के कई पैकेजों सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और आज रात प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरे में प्रधानमंत्री वाराणसी को 14,000 करोड़ की सौगात देंगे। 2 दिनों के काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। काशी में प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है, आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट। वाराणसी से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी को 14,000 करोड़ की 36 योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 2 दिवसीय दौरे में अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे काशी पहुंचेंगे और वो बिरका गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। 23 फरवरी को पीएम मोदी वाराणसी को 14,316 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। यहाँ 36 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी काशी में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और NIFT और भेल प्लांट की आधारशिला रखेंगे। पीएम वाराणसी में 4 नेशनल हाईवे का लोकार्पण करेंगे। वहीं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम BHU में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक 2019 की ही तर्ज पर चुनाव कराने की तैयारियां हो रही हैं। कब हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, आप रिपोर्ट देखिए।
जैसे जैसे आम चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। चुनाव आयोग भी सक्रिय होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर भी अटकलें तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 से 15 मार्च के बीच लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान संभव है। 2019 की तरह 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। तारीखों के ऐलान के 35 दिनों बाद पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। 2019 में भी चुनाव आयोग ने 10 मार्च को तारीखों का ऐलान किया था और पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की है। चुनाव आयोग ने बिहार के राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को भी सुना। उनकी ये भी मांग थी कि ईवीएम्स कहां पर यूज होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं, ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। चुनाव आयोग की इस सक्रियता को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। मोदी सरकार की मौजूदा मंत्रिपरिषद की चुनाव से पहले आखिरी बैठक भी 3 मार्च को होनी है। और अब बात सियासत की। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो पाने से अरविंद केजरीवाल खुश नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिनों में इस पर फैसला हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते के बाद अब 1-2 दिन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट समझौते का ऐलान हो सकता है। दोनों दलों के बीच दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हुई है। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी गठबंधन को लेकर साफ संकेत दिया है। केजरीवाल ने कहा है बहुत देरी हो गई है, 1-2 दिन में कुछ हो सकता है। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है। कांग्रेस गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें दे सकती है। हरियाणा और असम में भी कांग्रेस आपको 1-1 सीट दे सकती है। गोवा में आम आदमी पार्टी साउथ गोवा सीट मांग रही है। कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटें चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी 2 सीटें देने को तैयार है। पंजाब को लेकर दोनों दलों में अलग चुनाव लड़ने पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अब देखना होगा कि दोनों दल कब तक सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे। आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो ही गया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी है। हालांकि इस समझौते के लिए प्रियंका गांधी को भी सक्रिय होना पड़ गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर आखिर में वही हुआ जो टीवी9 भारतवर्ष पहले से बताता आ रहा था। हालांकि समझौते को लेकर राहुल गांधी से जो नहीं हो पा रहा था, उस काम को प्रियंका गांधी ने अंजाम तक पहुंचा दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बात कर उन सीटों पर हामी भरवा ली जो कांग्रेस मांग रही थी। कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली हैं, उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। इन 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बाकी 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया में शामिल पार्टियां लड़ेंगी। इस बीच प्रदेश में राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। राजा भैया से समर्थन के लिए अखिलेश यादव की बातचीत के बाद कल लखनऊ में राजा भैया से मिलने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर उनके घर पहुंचे। और बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। महाराष्ट्र में मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र उन्होंने दिए। देखिए इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट। पार्टी नेताओं के साथ हो रही लगातार मैराथन बैठक में हर एक रणनीति को लेकर जेपी नड्डा साफ तौर पर नेताओं को संदेश दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। कल मुंबई के अंधेरी इलाके में हुई एक सभा में नड्डा ने बीजेपी का मिशन बताने के साथ विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। हम लड़ाई रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने की कर रहे हैं, उसकी हम तैयारी करें। इंडिया अलायंस है क्या? ये अलायंस जितने लोगों पर मुकदमे हैं उनका अलायंस है। इससे पहले पार्टी नेताओं के साथ मुंबई के 6 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कई मंत्र दिए। नड्डा ने लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए जैसे देश वैसा भेष का फार्मूला अपनाने को कहा। सरकार के काम को लेकर उपलब्धि कम शब्दों में टू द पॉइंट बताने की बात कही। नए वोटरों से संपर्क करने पर जोर दिया।
ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर दिखावा न करने की सलाह दी। नड्डा ने कहा कि महायुति के साथ मिलकर महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के इनकम टैक्स विवाद को लेकर पार्टी के नेता अजय माकन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अजय माकन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के खाते से इनकम टैक्स ने बकाया टैक्स के नाम पर अलोकतांत्रिक तरीके से 65 करोड़ की निकासी की है। पहले हो हल्ले के बाद कांग्रेस पार्टी के फ्रीज हुए अकाउंट की बहाली और अब इनकम टैक्स की वसूली कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के नेता अजय माकन ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के खाते से टैक्स की वसूली को लेकर सवाल उठाए हैं। अजय माकन ने बुधवार को लिखा है कि कल इनकम टैक्स ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के खातों से 65 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने के आदेश दिए, जिसमें से IYC और NSUI के खातों से 5 करोड़ और INC के खाते से 60 करोड़ 25 लाख निकाले गए। ये बीजेपी सरकार का चिंताजनक कदम है। इसके साथ अजय माकन ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल के साथ जवाब भी दिए हैं। माकन ने पूछा है कि क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर देना आम बात है। इस सवाल के साथ जवाब में उन्होंने नहीं लिखा है क्या बीजेपी इनकम टैक्स देती है। जवाब है नहीं। माकन ने पूछा कि ऐसे में फिर क्यों कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ के बकाया टैक्स की मांग का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में आज कांग्रेस से जुड़े खाते को लेकर सुनवाई होनी है। और जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है। तेजस्वी ने नीतीश को विधानसभा भंग कर एक साथ चुनाव करवाने की चुनौती दी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। जनता के बीच पहुंचकर तेजस्वी यादव हाल ही में पलटी मारकर एनडीए खेमे में जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। तेजस्वी नीतीश की नाकामी को गिना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश को विधानसभा भंग करने की चुनौती दी। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। तेजस्वी ने नीतीश के पलटी मारने और 3 साल में 3 बार शपथ लेने पर भी चुटकी ली। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। तेजस्वी ने कहा कि अगर विधानसभा भंग हुआ, एक सा चुनाव हुआ, तो न नीतीश कुमार का खाता खुलेगा, न ही बीजेपी का खाता खुल पाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का फैसला वीआईपी मूवमेंट को लेकर, यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। सरकार ने वीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल को खत्म ही कर दिया है। अब लाल बत्ती वीवीआईपी का काफिला आम जनता की तरह ही रुकेगा। यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूरे राजस्थान में वीवीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल नियम को खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री खुद भी आम आदमी की तरह ही ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। उनके लिए ट्रैफिक में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब आम आदमी की तरह वीवीआईपी भी लाल बत्ती पर हरे सिग्नल होने का इंतजार करेंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस नियम का तत्काल प्रभाव से पालन भी किया। सीएम एयरपोर्ट से अपने आवास लौटते समय जयपुर में एक लाल बत्ती पर अपना काफिला रुकवाया। मुख्यमंत्री ने आम लोगों की तरह हरी बत्ती होने का इंतजार किया। मुख्यमंत्री के काफिले के साथ आम लोग भी इंतजार करते रहे। सरकार के फैसले के बाद अब आम लोगों को वीआईपी मूवमेंट को लेकर होने वाली परेशानी से निजात मिलेगा। वीवीआईपी मूवमेंट के वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि ट्रैफिक जाम की वजह से एम्बुलेंस फंसी रह जाती है, जिसकी वजह से मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भजन लाल शर्मा ने राज्य की कमान संभालने के बाद से अब तक कई बड़े फैसले किए हैं। आगे बढ़ते हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया है, नंबर गेम में किस पार्टी के पास कितनी ताकत है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस के बाद वोटिंग होगी। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेजेपी ने भी व्हिप जारी करते हुए विधानसभा में बहस और वोटिंग के दौरान मौजूद रहने की हिदायत दी।
हरियाणा की 90 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 41 और उसके सहयोगी दल जेजेपी के 10 विधायक हैं। सदन में 7 निर्दलीय विधायकों में 6 बीजेपी का समर्थन करते हैं। बीजेपी को हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन भी प्राप्त है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल का 1 विधायक है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 है। कांग्रेस के हुड्डा समर्थक विधायकों का मानना है कि भले ही उनके विधायकों की संख्या कम है, लेकिन सरकार से काफी विधायक नाराज हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार पर सभी मोर्चों में विफल रहने का आरोप लगाया था। गुजरात के वलसाड़ में ऑयल टैंकर में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। टैंकर पलटने के बाद हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। हाईवे के बीचों बीच आग का गोला बना टैंकर धू-धू कर जल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम इस आग को बुझाने में जुटी है। वीडियो मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वलसाड़ जिले के वागलधारा गांव के पास का है। तेज रफ्तार केमिकल से भरा टैंकर आउट ऑफ कंट्रोल होकर बीच सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटते ही आग का गोला और धुएं का ऐसा गुबार आसमान में उठने लगा कि कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था। आग लगने के बाद इसमें धमाके होने लगे। टैंकर के पीछे पीछे आ रही 2 से 3 कार भी इस हादसे की चपेट में आ गई। टैंकर के साथ पीछे आ रही कारें भी जलकर खाक हो गई। हालात ऐसे थे कि घंटों तक मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद करनी पड़ी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पा लिया है। अरब सागर और हिंद महासागर में इतिहास की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज चल रही है। भारत के नेतृत्व में 54 देशों की नेवल एक्सरसाइज ने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को दंग कर दिया है। TV9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए भारत की तैयारियां कैसी हैं। INS विक्रांत के ऊपर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ईस्टर्न कमांड पर पहली बार इस एक्सरसाइज के लिए, मिलियन एक्सरसाइज के लिए INS विक्रांत यहाँ पर आया है और ये बेहद ही बड़ी घड़ी है भारत के लिए। एक बार हम आपको पूरा एक सी का व्यू भी दिखाते हैं। ये ईस्टर्न कमांड का पूरा एक व्यू है। आप देखिए जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं, एक्सरसाइज हो रही है और धीरे धीरे जो शिप्स हैं वर्ल्ड की बड़ी बड़ी नेवीज़ की वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। 51 देश इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं। तो एक बड़ा मौका, एक बड़ी घड़ी पूरे भारतवर्ष के लिए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम में, वाइजैक के पास, कि किस तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है और किस तरीके से हमारी जो नेवी में हमारी जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं उसका एक प्रत्यक्ष दर्शन TV9 भारत कर रहा है और अपने दर्शकों को भी दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारी जो पावर है, हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं और उसके साथ ही साथ हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी जो साझेदारी है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, मॉडल तान्या सिंह सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। तान्या के फोन में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ फोटो मिली है। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा से पूछताछ अब इसके बाद पुलिस करेगी। तान्या की प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका जाहिर की गई है और अब ये ताजा खुलासा जो कि तान्या के फोन के जरिए हुआ है। दरअसल जानकारी ये सामने आ रही है कि तान्या के फोन में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ एक फोटो मिली है। उसमें मरण जाना लेडी के फ़ोन से हम CDR और IPDR में से आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभिषेक के साथ मित्रता थी ऐसा सहायक ने बताया है, लेकिन उसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। और गुजरात से हमारे संवाददाता बलदेव पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव, तान्या के फोन से क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की फोटो का सामने आना, पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है, क्या एंगल इसमें अब जोड़ रही है? जिस तरीके सूरत के वेसु इलाके में रहने वाली तान्या और मॉडलिंग के काम के साथ साथ और जो इवेंट मैनेजमेंट के काम के भी करा करती थी, तो 2 दिन पहले तान्या ने अपने घर में जो सुसाइड करके जो जान दे दी है, उसकी जो जान पुलिस को होते ही पुलिस ने जो तपास शुरू की गई है। जिस तरीके से पुलिस ने वो मॉडल के पास तान्या के जो मोबाइल था, मोबाइल कब्जे करके उसकी तपास की, तो उसमें से जो अभिषेक शर्मा जो IPL के क्रिकेटर है उनके कई फोटो मिली आई है। मतलब साथ में ऐसा भी जानकारी मिल रही है कि अभिषेक शर्मा के साथ 6 महीने पहले उसके कोई कांटेक्ट रहते थे। अभी पिछले कई महीनों से तान्या का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था।
लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट में भी बात सामने आ रही है कि तानिया एक तरफ से वो अभिषेक को जो मैसेज कर रही थी, पर अभिषेक के सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जिस तरीके से अभिषेक की पूछपरछ के लिए उसको समन्स भी भेजा जाएगा और सूरत के वेसू पुलिस स्टेशन में जवाब के लिए। ठीक है बलदेव, तो क्रिकेटर अभिषेक शर्मा से इस पूरे मामले पर आप पूछताछ की जाए, क्योंकि उनकी एक फोटो है जो तान्या के साथ मिली है। तान्या के फोन से ही तान्या जो मॉडल है उनकी सुसाइड का ये पूरा मामला है। गाजियाबाद से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पुलिस से बचने के लिए बैक गियर में चलाई कार, पुलिस को चकमा देकर कार सवार फरार हो गया। पुलिसकर्मी आगे से पीसीआर गाड़ी से हूटर बजाते उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस ने पीसीआर को भागने वाली गाड़ी की बोनेट से सटाकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया। यूपीएसएफ ने मौलाना महमूद मदनी से पूछताछ की है। हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में ये पूछताछ की गई है। मदनी ने एसटीएफ से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है।